मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, डॉक्टर संजय जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और कृषि और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी तपस्वी जन, अभी मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम देश के उन कोटि कोटि किसानों को आज स्टैंडिंग ओवेशन दें जिनके कारण देश का पेट भरता है। हम स्टैंडिंग ओवेशन उन महानुभावों को दें जिन्होंने आज अवार्ड भी प्राप्त किया है और देश में इस प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए हैं, जिनका सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उन सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अय्यप्पन जी को मैं सुन रहा था, सुपर फास्ट ट्रेन चल रही थी। इसी तेज गति से कृषि विकास भी होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जब उन्होंने सबको स्टैंडिंग ओवेशन के लिए खड़ा किया तो ये कला मेरे ध्यान में आ गई कि लंबी देर तक सुनते समय नींद आ जाती है, तो बीच बीच में स्टैंडिंग ओवेशन अच्छा रहता है। लेकिन मैंने स्टैंडिंग ओवेशन उसके लिए नहीं करवाया था, क्योंकि मैं हृदय से मानता हूं कि देश के कोटि कोटि किसानों ने भारत के भाग्य को बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और इसलिए वैज्ञानिक कितनी ही खोज क्यों न करें, लेकिन अगर किसान उस पर भरोसा करके अपना 1 साल खपा नहीं देता है, 2 साल खपा नहीं देता है, तो सिद्धि संभव नहीं होती है। कभी लैब में, कभी छोटे से प्रायोगिक व्यवस्था में सिद्धि प्राप्त करने में एक्सपर्ट को सफलता मिल जाती है, लेकिन जब तक उसका सरलीकरण नहीं होता है, सामान्य किसान को पल्ले पड़े उस भाषा, परिभाषा और प्रयोगों से उसको जोड़ा नहीं जाता है, तब तक इसका व्याप बढ़ता नहीं है। हमारे देश में कृषि ज्यादातर पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दी जाती है और इसलिए परंपराओं को बदलने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं। जब तक उसको ये भरोसा न हो, हाँ भाई, हाँ दिस इज द वे, ये कुछ होगा, और उसके लिए भी 2, 4, 5 साल तक सोचता रहता है वो, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं मैं प्रयोग कर गया और मेरी जिंदगी अटक गई तो क्या होगा, इसलिए वो हिम्मत नहीं करता है। और इसलिए भारत के विज्ञान जगत को और खास करके कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले महानुभावों के सामने, सरकार के सामने, सामान्य किसान समुदाय के सामने ये नितांत आवश्यक है कि हम बदलते हुए युग में, बदलते हुए परिवेश में, क्लाइमेट चेंज के माहौल में और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के द्वारा किए गए प्रयोगों के माध्यम से, बदलते हुए क्लाइमेटिक जोन्स, अब क्लाइमेटिक जोन ही बदल रहे हैं हमारे सारे। कभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन पहले जो बनाए होंगे, शायद आज एग्रो क्लाइमेटिक जोन में काफी बदलाव नजर आ रहा है। उन सारे पार्श्वभूमि में
हमारा किसान भरोसा करके प्रयोग करने की हिम्मत करें और इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें। आज इस अनुसंधान केंद्र को 86 साल हो गए। मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर के इसका शताब्दी वर्ष कैसे मनाया जाए, उसका प्लानिंग आज ही करें। और इंस्टीट्यूशनल सेलिब्रेशन प्लानिंग नहीं, हम इस अनुसंधान के माध्यम से किसानों तक कैसे पहुंचेंगे, किन किन विषयों में पहुंचेंगे, किन किन बातों में हम कुछ गोल सेट करके अचीव करेंगे, और सारी फैटर्निटी, ऑल द यूनिवर्सिटी, ऑल द एग्रीकल्चर कॉलेज, सब इसकी शताब्दी के साथ रिसर्च के नए आयाम, उसके साथ सामान्य किसान को जोड़ने का प्रयास, इस दिशा में हम कुछ गोल तय करके आने वाले 14-15 साल जो भी हमें मिलते हैं, और एक सेंचुरी का मिशन गोल बना करके तय करके, मैं समझता हूं शायद हम 86 साल में जितना कर पाए हैं उससे ज्यादा 14 साल में कर सकते हैं। क्योंकि अब 86 साल पहले हमारी जो ताकत थी, 86 साल में उस ताकत सैकड़ों गुना ज्यादा है। विज्ञान ने भी भारी प्रगति की है, वैश्विक संबंधों का वातावरण भी, ज्ञान का आदान प्रदान भी बहुत तेजी से हुआ है। और इसलिए हम अगर ये गोल लेकर के चले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश के सामने, क्योंकि ये सारी हमारी जो मेहनत है उसमें हमने दो चीजों को सिद्ध करना है। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। दुनिया का तो पेट तो भरे, लेकिन किसान की अगर जेब नहीं भरेगी तो शायद हम जो चाहते हैं उस स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए हमारी दिशा, हमारी योजना उस तरह। हमारे जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं, मांग बढ़ती जा रही है, और इस समय हमने उन चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। और हमारा फोकस सॉइल फर्टिलिटी, हमारे सॉइल में सदियों पहले जमीन को सुधारने के प्रयोग होते थे, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहे हैं, लेकिन समय के अभाव से, आर्थिक दौड़ में किसान अब वो समय नहीं देता है। जमीन सुधार के लिए बीच में एक टाइम देना चाहिए, कुछ प्रक्रियाएं करनी चाहिए, जो उसको जानकारी है लेकिन कर नहीं पाता है। तब वैज्ञानिक इंटरवेंशन आवश्यक हो जाता है। उसकी परंपरागत पद्धतियां और साइंटिफिक इंटरवेंशन दोनों की जोड़ करके हम हमारी जमीन की फर्टिलिटी के संबंध में कोई निश्चित गोल के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने आवश्यक है कि हमें प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाए बिना हमारा कोई चारा ही नहीं है। उसी प्रकार से जो फसल 45 दिन में होती है, वो फसल 35 दिन में कैसे हो, वो कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियां हो, किस प्रकार का टाइम फ्रेम हो, और फिर भी क्वालिटी इरोजन न हो। जैसे मूंग में प्रयोग हुआ तो टाइम तो बचा, लेकिन उसकी साइज बदलती गई, साइज छोटी होती गई, और जब होती तो मार्केट गिर जाता है। क्योंकि सामान्य मानवी ने अपने दिमाग में मूंग की एक साइज
सेट है, उसके मन में एक छवि तैयार है, उसी के आसपास होगा तो उसको मन में रहता है ठीक है। उसे अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसके मन में रहता है अरे भाई शायद ये अच्छा नहीं होगा। और इसलिए क्वालिटी इरोजन ना हो, उसके बावजूद भी प्रोडक्टिविटी बढ़े और टाइम फ्रेम रिड्यूस हो, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि विश्व के सामने पानी का संकट है। वाटर साइकिल, वेदर साइकिल, दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी खड़ी हो गई है। अब हमारे सामने चैलेंज है इस वेदर साइकिल के साथ हमारा वाटर साइकिल का साइंटिफिक मैनेजमेंट हम कैसे करें, हम उसको नए तरीके से कैसे उसको जोड़ें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या जल संचय के नए नए अभियान हो, और हम जन सामान्य को जल संचय के संबंध में जितना जागरूक करेंगे, जितना भागीदार बनाएंगे, उतना ही ज्यादा परिणाम मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, 5 स्टार होटल में होने वाले सेमिनार अपनी जगह पे है, उसका भी अपना उपयोग है, लेकिन आखिरकार ये काम करने वाला सामान्य मानवी है। उसके मन में ये भाव कैसे जगे, और जब तक ये विश्वास पैदा नहीं होता है कि पानी ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, और जैसे हम मंदिर में जाते हैं, एक प्रसाद का दाना नीचे न गिर जाए इतनी केयर करते हैं, बहुत सजग रहते हैं, भाई प्रसाद है गिरना नहीं चाहिए। ये पानी भी परमात्मा का प्रसाद है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये भाव सामान्य व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचाएं। जब साबरमती नदी लबालब भरी रहती थी, पानी भरपूर बहता था, महात्मा गांधी साबरमती रहते थे। 1930 का वो कालखंड था, 30 के पहले का कालखंड था, लेकिन कोई अगर पानी का पूरा ग्लास देता था तो बापू कहते नहीं, आधा पीना है तो आधा ले आओ, आधा पानी वापस करो, पानी बर्बाद मत करो। सामने नदी थी, लबालब पानी से भरी थी, लेकिन वो एक बूंद भी पानी को बर्बाद होने से पीड़ा हो जाती थी। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और अल्टीमेटली सक्सेस के लिए कॉमन मैन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जितना बढ़ता है, उतने ही सक्सेस की संभावनाएं बढ़ती है। और इसलिए हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़े। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या। जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी किसान पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे, कम भूमि में ज्यादा उपज हो। इसी के साथ हमारी एनिमल हस्बेंड्री, हमारे पास जितनी मात्रा में पशु है उसकी तुलना में दूध बहुत कम है, दूध की मांग ज्यादा है, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। हमारे पशु ज्यादा दूध उत्पादन करें, ये हमारे लिए एक सहज प्रक्रिया होनी चाहिए, एक सामान्य व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटीज और लैब ने या वेटरनरी कॉलेज ने इस पर काम नहीं किया है, लेकिन जब तक ये काम जो पशुपालक है उस तक नहीं पहुंचता है, तब तक हमें परिणाम नहीं मिलता है। सारे विश्व में ये जो बदलाव आया है उसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन से आया है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट से आया है। हम जब तक उस दिशा में नहीं जाते, हम देश और दुनिया की मांग की पूर्ति के लिए, और स्थिति ऐसी है कि मांग बहुत बड़ी है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को पैसे भरे। हमारे सामने एक सबसे बड़ी चैलेंज है लैब टू लैंड। जो लैब में है वो लैंड पर कैसे आए, जो यूनिवर्सिटी के पास है वो कृषक के पास कैसे पहुंचे,
जो श्रद्धा यूनिवर्सिटी के एक लैब में बैठ करके साइंटिस्ट को है, वो श्रद्धा एक कृषक के मन में कैसे हो। और उसके लिए प्रोग्रेसिव फार्मर्स, यही हमारी सबसे बड़ी एजेंसी होती है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स मेंटली रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, उसके डीएनए में होता है ये, वो चाहता है हाँ चलो मैं करूंगा, बताइए भैया। लेकिन ये हमारा कोई संबंध है क्या? क्या यूनिवर्सिटीज के पास और एग्रीकल्चर कॉलेजेस के पास अपने इलाके के प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उनकी एक्सपर्टीज, 35 एज ग्रुप के अच्छे पढ़े लिखे फार्मर्स, इनका कोई डाटा है क्या? जो पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने इलाके के 200-400 गांव के ऐसे लोगों का एक इंफॉर्मेशन बैंक बना सकता है, एक टैलेंट पूल बना, दे आर द रियल टैलेंट पूल बना सकता है क्या? और उस टैलेंट पूल के लोगों को एड्रेस करके फिर उनके माध्यम से डिसेमिनेशन के कार्यक्रम बना सकते हैं क्या? हमारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो है, उस इकाई को एक नोडल एजेंसी मान करके कम से कम हम हिंदुस्तान के 500-600 डिस्ट्रिक्ट में आराम से अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो हमारे जो अनुसंधान होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी हैं, हमारी कॉलेजेस हैं, और स्टूडेंट है, और फिर एक फैटर्निटी है, उन सबकी एक चेन बना करके इस व्यवस्था के लिए, और टाइम फ्रेम में काम कैसे हो और सहज प्रक्रिया के रूप से कैसे बने। जितनी हमारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, उनका अपना कोई रेडियो स्टेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर कॉलेज का रेडियो स्टेशन। और मैं इसलिए कहता हूं एग्रीकल्चर कॉलेज का रेडियो स्टेशन, किसान रेडियो बहुत सुनता है। एग्रीकल्चर कॉलेज जो जहां है, उसको उस इलाके की कृषि की स्थिति का पता है। वहां कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ज्यादातर उसी परिवार के बच्चे हैं जो कृषि क्षेत्र से आते हैं, तो परंपरा से भी जानता है। और उस एग्रीकल्चर रेडियो कॉलेज चला है, आजकल रेडियो के लिए सुविधा है, परमिशन मिलती है। इन हाउस स्टूडेंट्स को काम दिया जाए, चलो रिसर्च करो और रेडियो पर आकर के टॉक करो। एक सहज रूप से ऐसी प्रक्रिया बन सकती है। हमारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस रेडियो के माध्यम से लगातार किसानों को हर दिन 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा उसी इलाके के किसानों की समस्या, ज्यादा बारिश हो गई तो क्या करना, बारिश देर से आई तो क्या करना, बारिश कम आई तो क्या करना, फलाने प्रकार का रोग नजर आ रहा है तो उससे मैं क्या करना। आप देखिए, अरबों खरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनी हुई मीडिया वर्ल्ड के सामने एक कॉलेज के बच्चों के द्वारा चलाया गया किसान के उपयोगी कार्यक्रम ज्यादा ताकतवर होगा, क्रेडिबल होगा, पॉपुलर होगा। हम इन बदलाव की दिशा में जाने को तैयार है क्या? अगर हम बदलाव की दिशा में जाने को तैयार है तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है, मैं भी आप ही की तरह ज्यादा समय ले रहा हूं। अपने आगे के लोग जो रास्ता छोड़ जाते हैं तो आदत पीछे वाले की वैसी हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स ने कोई रिसर्च काम नहीं किए, पीएचडी प्राप्त नहीं की, उसके ऐसे लिखे हुए नहीं है रिसर्च। क्या हम तय कर सकते हैं विद इन 4 या 5 इयर्स सभी यूनिवर्सिटीज में अब तक एग्रीकल्चर में जितने भी रिसर्च हुए हैं, चाहे पीएचडी हुआ हो या रिसर्च पेपर लिखे गए हो, उन सबको डिजिटल करके कंपाइल कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारे इस नौजवानों ने क्या रिसर्च किया है। अगर मान लीजिए किसी ने गेहूं पर रिसर्च किया है, देश की 25 यूनिवर्सिटी में 200 के करीब छात्रों ने पिछले 50 साल में रिसर्च किया होगा। आज वो खजाना कहां पड़ा है? क्या किसी ने इकट्ठा करके दोबारा उस पर से देखा? यूनिवर्सिटी ने देखा है कि भाई 50 साल में इस प्रकार के रिसर्च हुए, इन 50 साल के रिसर्च को एक कंपाइल करके हम इस पॉइंट को निकालते हैं और एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है हमारे रिसर्च स्कॉलर्स का। वरना उसने पीएचडी ले ली, नौकरी कर ली, रिटायर्ड भी हो गया, भाई बचपन में पीएचडी कर ली थी। देश को क्या मिला? और उसका कारण क्या है?
हम चीजों को उसकी मालिकी बना देते हैं, वो राष्ट्र की धरोहर है, उस गौरवगान के साथ उसको जोड़ते नहीं है। मैं वो चीजें बता रहा हूं आपको जिसके लिए कोई बहुत बड़ा बजट नहीं लगता है, बहुत बड़ा एकदम कोई सूर्य चंद्र पर से विज्ञान उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, सहज व्यवहार की बातें हैं। और आप देखिए ये ताकत इतनी बढ़ जाएगी। आज भी हमारे यहां पल्सेस एंड ऑयल सीड्स बहुत बड़ी चैलेंज है। क्या हम पल्सेस का उत्पादन और पल्सेस में प्रोटीन कंटेंट, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए प्रोटीन का सोर्स यही है। उस गरीब आदमी का भला करना है तो उसको वो पल्सेस मिले, प्रोटीन जिसमें ज्यादा हो, ताकि उसकी जिंदगी में वो काम आए। हम इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। ऑयल सीड्स, भारत कृषि प्रधान देश हो और हमें तेल बाहर से मंगवाना पड़े, खाने का तेल। अगर लाल बहादुर शास्त्री कहें जय जवान जय किसान और हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो जाए और हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए सामर्थ्य पैदा कर दे, तो क्या हमारे हिंदुस्तान के किसान के सामने ये चैलेंज नहीं रख सकते? भाई हमने कुछ करना है, अब खाने का तेल हम बाहर से नहीं लाएंगे, आइए हम सब मिलकर मेहनत करें। देश की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाएंगे कदम। हम गोल सेट कर सकते हैं क्या? गोल अचीव कर सकते हैं क्या? अगर जब तक हम सामान्य मानवीय की आवश्यकता और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसंधान में हमारी डिजाइन स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं करते और उसके अनुसार रिसोर्स मोबिलाइज नहीं करते और उसके अनुसार ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का कोशिश नहीं करते, तो हम जो चाहिए वैसा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आज इस प्रकार के प्रमुख लोग यहां बैठे हैं, हम सिर्फ एनालिसिस करके भी हाँ नहीं होता है ना, ये नहीं होता है, उसका एनालिसिस इनफ नहीं है, कैसे हो उसका एनालिसिस कैसे हो, इस पर हम कैसे कर सकते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, भारत के तिरंगे के झंडे में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर का अशोक चक्र है उस रिवॉल्यूशन को भी देखने की आवश्यकता है। और वो ब्लू रिवॉल्यूशन है हमारी सामुद्रिक संपत्ति, फिशरीज, उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट। बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट पड़ा हुआ है, हमारे फिशरमैन की जिंदगी बदले। उसी प्रकार से कई बातें हो रही है। ऑर्नामेंटल फिश एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल गया है, अब मोती का खेती हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसी प्रकार का हमारे कोस्टल, हमारी साइंटिफिक फैकल्टी और हमारे मछुआरे और हमारे समुद्र तट पर रहने वाले नागरिक सीवीड की खेती साइंटिफिक ढंग से कैसे हो। सीवीड आने वाला इन दिनों फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इनपुट है, ग्लोबल मार्केट है सीवीड का। लेकिन हमारे समुद्र तट पर सीवीड की खेती का भी हम उतना साहस नहीं कर पा रहे। और सीवीड में भी इतनी वैरायटीज है, इतना पोटेंशियल है उसके अंदर। सीवीड अगर मानो मनुष्य के लिए उपयोग आया ना आए, खाली उसका ऐसे ही घर में क्रश करके उसका रस बना करके खेत में छांट दिया जाए तो खेती के लिए वो बहुत बड़ा दवाई और फर्टिलाइजर दोनों का काम कर देता है। क्या कारण है कि हिमालय हमारे पास हो और चाइना के पास भी हिमालय का कुछ भाग हो, चाइना हर्बल मेडिसिन में बहुत आगे हो और हम मेडिसिनल प्लांट के संबंध में धीरे धीरे चिंता के क्षेत्र में चले जाए। मेडिसिनल प्लांट के संबंध में हमारा कोशिश क्या हो, हम क्या नया दे सकते हैं, हमारे मेडिसिन प्लांट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दिस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये चार मिलकर के उस विषय में क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूं इतने सारा बड़ा स्काई इज द लिमिट, इस प्रकार का क्षेत्र हमारे सामने खुला पड़ा है। अगर हम सब मिलकर के इस नई सोच के साथ उस दिशा में आगे बढ़ें तो हम आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत को न कि विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। जिन महानुभावों ने इस काम को योगदान किया है, जिनका अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिला, फिर से एक बार उनको मैं बधाई देता हूं। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।